Hey friends, welcome to my channel Study on Go. Today I am here with a new topic nutrition of class 10th science chapter 6 life processes. So let's start. So friends, today's topic is nutrition. So what is nutrition? Nutrition is a word derived from the term nutrient. Now, nutrient is of two types: organic nutrients and inorganic nutrients and organic nutrients. Inorganic nutrients contain water, CO2, minerals, etc. Minerals contain iron, copper, zinc. So ये जो वाटर, CO2 एंड मिनरल्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए. और ग्रीन प्लांट्स इन सबको कहाँ से पाते हैं? ग्रीन प्लांट्स को ये सब सोइल से या फिर एटमॉस्फेयर से मिलता है. और जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें सोइल से मिलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. सो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ऑर्गेनिज्म से, अनदर ऑर्गेनिज्म से ये आते हैं. और ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स में तो ये सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इनमें पाए जाते हैं, और एनिमल्स में ये मिल्क, एग्स, मीट इनसे मिलते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम न्यूट्रिएंट को डिफाइन कर सकते हैं. तो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन क्या बन जाती है? ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू सिंथेसिस एंड फॉर एनर्जी. सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग. मतलब अपने आसपास से उनको मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज, फूड सिंथेसाइज करने के लिए जो प्लांट्स करते हैं, एंड फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए. जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए, और मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से मिलेगी. न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? फूड से मिलते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. जब न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन होने लग जाती है शरीर के अंदर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. सो फ्रेंड्स, एक नोट है इधर. वेयर फर्स्ट पॉइंट इज द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर. जो सिंपलेस्ट फूड है ना, वो ग्लूकोज है, जिसको है ना सिंपल शुगर भी कहते हैं. नाउ हेयर टर्म अराइजेज, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स. Polysaccharides are long chains of carbohydrate molecules, means sweet in taste. We mostly take polysaccharides in carbohydrates. जो पॉलीसैकेराइड्स है ना, वो लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के. जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं और उनकी एक लंबी चेन बन जाती है ना, तो उसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. और इसका मतलब क्या होता है? मीन्स टेस्ट के अंदर स्वीट होना, स्वीट इन टेस्ट. सो अब जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, तो हम मोस्टली उसके अंदर से पॉलीसैकेराइड्स लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च मेड फ्रॉम ग्लूकोज. सो एक स्टार्च है, वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ग्लूकोज से, और ये जो स्टार्च है ना, ग्लूकोज से ही बनता है. So next point is the general name of substances like glucose and starch is carbohydrates. So जो general name होता है substances like glucose का, starch का, उसे हम carbohydrates कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स एक चीज़ बताना रह गया था. जो पॉलीसैकेराइड्स है ना, उसके ही टाइप्स होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज वगैरह. सो फ्रेंड्स, ये तो वैसे ही था. और उसके बाद हमारा ये डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट होता है. उसके बाद हम पहुँचते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. There are two modes of nutrition: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Auto means self, and trophic means food. So self food मतलब जो खुद फूड बनाते हैं, और heterotrophic nutrition, hetero means different and trophic means food, as we have discussed. So defining autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, mode of nutrition in which organisms prepare their own food. ऐसा mode of nutrition जिधर organism अपना फूड खुद बनाते हैं. ओके, सो ऑटोट्रोफिक के अंदर ऑटोट्रोफ्स होते हैं. ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यूज़ कैरी करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो ऑटोट्रोफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को वो कन्वर्ट कर देते हैं कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो सिंपल और इनऑर्गेनिक वैसे जैसे CO2, H2O, उनको वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में एक्सचेंज कर देते हैं, जिनको हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं. वो अभी हम आगे जाके उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन: फोटोऑटोट्रोफिक एंड कीमोऑटोट्रोफिक. फोटोऑटोट्रोफिक आर दोज विच यूटिलाइज सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. और कीमोऑटोट्रोफिक आर दोज विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके फूड बनाते हैं अपना.
So friends, second mode of nutrition, which is heterotrophic nutrition. So defining it, mode of nutrition in which organisms derive their food from other animals and plants. जो दूसरे एनिमल्स या फिर दूसरे प्लांट्स से अपना फूड पाते हैं, डिराइव करते हैं, उन्हें हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. वो अपना खुद फूड बना नहीं सकते, वो सिर्फ दूसरों से लेते हैं. कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो फ्रेंड्स, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स. What are these? They are saprophytic and parasitic and holozoic nutrition. So saprophytic nutrition absorb organic matter or food from dead and decaying organisms by the help of enzymes. वो जो अपना फूड है उसको एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, कहाँ से मिलते हैं, उनको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर और फूड और दूसरे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं उनसे करते हैं. जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और डिके हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनसे वे अपना फूड लेते हैं. और किससे लेते हैं? एंजाइम्स के हेल्प से. वो एंजाइम अपने बाहर छोड़ देते हैं और उनसे उनको वो फूड ऑब्टेन करते हैं और उधर से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा. बैक्टीरिया और फंगाई. ओके, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखने की चीज़ें. सो नेक्स्ट इज पैरासिटिक. पैरासिटिक डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग दैम. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो पैरासिटिक होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं विदाउट किलिंग देम. उनको मारते नहीं है. जैसे एक मॉस्किटो है, हमें सिर्फ बाइट करते हैं, हमसे अपने न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन वो हमें मारता नहीं है, वो जस्ट खून पीता है हमारा वैसे. सो वैसे ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बट उनको वो मारते नहीं है. और जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं ना, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं. वो उनके लिए होस्ट होता है. सो जैसे एग्जांपल के तौर से प्लांट्स में कैस्कटा, जिसे हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं. कैस्कटा के नाम से बहुत कम जानते हैं, अमरबेल ज़्यादा होते हैं. सो एनिमल्स में टेपवॉर्म, वो टेपवॉर्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है. वैसे ही कैस्कटा आपको कहीं ना कहीं वैसे किसी पेड़ पे लिपटी हुई मिल जाती है अमरबेल, वो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन उसको मारती नहीं है. सो फ्रेंड्स, हेयर इज ऑल्सो सब टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दैट इज पार्शियल पैरासिटिक. पार्शियल पैरासिटिक में एंजाइलम प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ लीव्स प्रेजेंट होते हैं. वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, बल्कि हेटरोट्रोफिक फिर भी करते हैं, पार्शियल हो गए ना, लेकिन अपने मिनरल्स और H2O मीन्स वाटर होस्ट से लेते हैं. और होस्ट मैंने अभी बताया था जिस तो आप ऊपर. सो नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन इंजेस्ट मोस्टली सॉलिड समटाइम्स लिक्विड. होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे ह्यूमंस में ही होता है, तो हम मोस्टली सॉलिड को इंजेस्ट करते हैं, समटाइम्स लिक्विड, लेकिन कभी कभार लिक्विड को भी करते हैं. सो फ्रेंड्स, इसके भी सब टाइप्स है. जैसे फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स. ये हम पिछली क्लासेस में, स्मॉल क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार क्विक रिकैप. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो ईट ओनली प्लांट्स, जो ओनली प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो ओनली अदर एनिमल्स खाते हैं. और ओमनिवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. सो हर्बीवोर्स फॉर एग्जांपल गोट, काउ एक्सेट्रा. हमें पता ही है गोट घास खाती है, वैसे ही काउ. ओके, तो उसके बाद कार्निवोर्स के एग्जांपल लोयन, टाइगर. हमें पता है लोयन और टाइगर, डियर वगैरह दूसरे जानवरों को खा के अपना पेट भरते हैं, वो घास थोड़ी ना खाते हैं. सो थर्ड वन इज ओमनिवोर्स फॉर एग्जांपल अस ह्यूमंस. हम कई बार मीट भी खाते हैं और हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो हम दोनों में आ जाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने अभी अच्छे से कर लिया, लेकिन इसके बाद एक और टर्म आता है, उसको भी हम सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म कौन सा है? फोटोसिंथेसिस है. जैसे हम न्यूट्रिशन दो उसमें होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिजम्स के टाइप में, एक तो प्लांट्स में होते हैं, एक एनिमल्स में होते हैं. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अभी हम इस लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक मेन प्रोसेस होती है, डेट इज़ फोटोसिंथेसिस. सो डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है. फोटोसिंथेसिस इज अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 सब वर्ड्स, डेट इज फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर एनीथिंग. सो इसका पूरा मीन क्या बन गया? टू सिंथेसिस एंड टू प्रिपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक बहुत मेन चीज़ होती है, डेट इज जो प्लांट फोटोसिंथेसिस है ना, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं. जो ग्रीन प्लांट्स जिनके पास साइटोप्लाज्म होते हैं, वो सब अभी हम पढ़ेंगे. तो सो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस के अंदर एक बहुत मेन चीज़ होती है, जैसे प्लांट्स है ना, वो CO2 लेते हैं हवा से और H2O मीन्स वाटर लेते हैं सॉइल से, और उन्हें एनर्जी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि CO2 और H2 इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं.
सो फ्रेंड्स, जो ये एनर्जी का यूज़ करते हैं वो एनर्जी लाइट एनर्जी होती है, और वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। वो सनलाइट से एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं। और सर जो फ्रेंड्स ये लाइट एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? केमिकल एनर्जी है। तो अभी हमने एक चीज़ नोटिस की कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, सो फोटोसिंथेसिस को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बात है, दोनों के दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी 2 टाइप्स की होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। 2 रिएक्शन होती है इसके अंदर, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर एट NADPH2 एंड O2 आर प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो अभी हमने रिएक्शन में पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दैट इज वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो अभी हम रीड करने वाले हैं। सो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अंदर क्या होता है? 6 CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 moles of H2O means water gets converted into glucose, that is 6 H12O6 plus 6 O2. O2 means oxygen, we know. सो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रिएक्शन के अंदर किसकी सहायता से होते हैं? एक तो सनलाइट और एक क्लोरोफिल। सो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, वो रेड्यूस हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस्ड टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। एक ही बात है, मैंने अभी बताया था। सो और इसके अंदर जो लाइट एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी H2O को 2 में स्प्लिट कर देती है। एक तो होता है H2 और O2। H2 और O2 के अंदर H2O मीन्स वाटर को स्प्लिट कर देती है लाइट एनर्जी, और उनमें से जो H2 होता है ना, वो तो चले जाता है ग्लूकोज के पास, इधर कार्बोहाइड्रेट्स पे ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। और जो O2 होता है ना, वो एटमोसफियर के अंदर रिलीज हो जाता है। कहाँ पे रिलीज हो जाता है? एटमोसफियर के अंदर रिलीज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ देयर आर 3 मेन steps of photosynthesis, which are first is absorption of light energy by chlorophyll, जो अभी मैं अभी बताएंगा आगे, और सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड थर्ड इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेकंड में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये शुरू में ही मैंने बताया था, बहुत मेन इवेंट है, हमें पता होना चाहिए कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर एक्सचेंज होती है। लाइट एनर्जी कौन सी होती है? सनलाइट की एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फॉर्म्ड होते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O टू H2 प्लस O2। ये अभी मैंने बताया था कि लाइट एनर्जी के कारण जो H2 है वो स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर? H2 और O2 के अंदर। और थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी मैंने बताया था कि CO2 कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है इसका। So friends, what is the site of photosynthesis? The site of photosynthesis is chloroplast. फ्रेंड्स, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके अंदर के एक बार मैं सिस्टमेटिक वो बता देता हूँ। इसके अंदर है ना थायरोक्साइड सब्सटेंस एक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थायरोक्साइड। और ये जो थायरोक्साइड होते हैं ना, कई सारे थायरोक्साइड मिलकर ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, जो एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब कई सारे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर अर्थात ग्रैन्यूल्स कई सारे एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना क्या होता है? ग्रीन कलर के होते हैं, जिसके अंदर लाइट फेज होकर होता है, और एक स्ट्रोमा भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसके अंदर डार्क फेज होकर होता है। सो फ्रेंड्स, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग लाइट फेज एंड डार्क फेज ओकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट के अंदर ओकर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, इसके अंदर एक वो भी होता है क्लोरोफिल, जो एब्जॉर्ब किसको करते हैं? विजिबल लाइट को करते हैं। सो फ्रेंड्स, विजिबल लाइट क्या होती है वो भी बता देता हूँ। जो विजिबल लाइट है ना, वो है ना 7 डिफरेंट कलर्स के वेवलेंथ्स होते हैं विजिबल लाइट के अंदर। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो 7 होते हैं ना, उनका नाम है जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कौन कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। तो ये 7 वेवलेंथ्स होती है उसके अंदर। और जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना ग्रीन प्लांट्स के, वो इन विजिबल लाइट्स को वो करते हैं, ट्रैप करते हैं। और जो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि यही ग्रीन लाइट को सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है। यही ग्रीन लाइट में विजिबल लाइट को जो सनलाइट से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, सो इसके बाद अभी एक बार मैंने वैसे ये ग्रेना समझाए थे ना, ये एक बार के लिए लिख भी देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? थायरोक्साइड जो क्या होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो किसमें वो कई सारे थायरोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रैन्यूल्स बनाते हैं।
ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कई सारे ग्रेन्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ग्रेना क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसके अंदर लाइट फेज होकर होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, जिसके अंदर डार्क फेज होकर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? दीज आर सनलाइट, CO2 एंड वाटर। सनलाइट, CO2 एंड वाटर। सो फ्रेंड्स राइट में रॉ मटेरियल्स के अंदर जो सनलाइट होता है वो कहाँ से कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल करता है, वो अभी हमने पढ़ा था। सो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है, एनर्जी के बिना CO2 और H2 कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक्सचेंज नहीं हो सकते, जिससे फूड भी नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एटमॉस्फेयर से आता है और वो कहाँ से एंटर होते हैं, स्टोमेटा से होते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जो बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स होते हैं। और ये स्टोमेटा के अंदर एंटर करता कैसे है, जो स्टोमेटा है ना वो सराउंडेड बाई 2, जैसे ये स्टोमेटा है, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसके साइड में ना 2 वो होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, पहले तो इसको बंद रखते हैं और जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर आता है ना, तो ये स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये स्वेल होते हैं ना, वैसे ही ये स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आने शुरू हो जाती है। और जैसे ही इनके अंदर से पानी निकल जाता है, ये वापस वो कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। और जिसके कारण स्टोमेटा के जो ओपन हो जाते हैं ना होल, वो बंद हो जाता है और CO2 की पासिंग बंद हो जाती है। सो फ्रेंड्स जो CO2 है वो स्टोमेटा के अंदर कैसे जाता है वो हमने आपको बता दिया। और उसमें से O2 मीन्स ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर प्लस मिनरल्स आर टेकन अप बाय द रूट्स। सो फ्रेंड्स वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है। जो वाटर भी इन ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज करने के लिए काम, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। प्लस मिनरल्स तो है ही इंपॉर्टेंट, एनर्जी भी चाहिए। आर टेकन अप बाय द रूट्स की सहायता से ये ऊपर लिए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, या तो उन्हें इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं उसके रेट को। सो फ्रेंड्स व्हाट आर दिस फैक्टर्स? लाइट, टेम्परेचर, CO2 था मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मीन्स ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। सो फ्रेंड्स लाइट, normally plants utilize sunlight but marine algae can perform photosynthesis even in the moonlight। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं ना वो सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो मेराइन एल्गाई होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मूनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। प्लांट्स कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द आर्टिफिशियल लाइट्स। फ्रेंड्स आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर भी है ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ओनली सनलाइट में। वैसे सनलाइट में ज़्यादा बेहतर रहता है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है। सो फ्रेंड्स हाउ डज इट इफेक्ट? सर फ्रेंड्स जो हाईएस्ट रेट होता है ना फोटोसिंथेसिस का, वो रेड लाइट पे होता है। जो हाईएस्ट रेट होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट रेट होते हैं ना, वो किस पे होता है? रेड लाइट पे होता है, रेड लाइट। और जो सबसे मिनिमम होता है ना फोटोसिंथेसिस, वो किस पे होता है? ग्रीन लाइट पे। मिनिमम किस पे होता है? ग्रीन लाइट पे। ओके फ्रेंड्स, ये जैसे ट्रैफिक में भी होते हैं ना, वैसे तो ग्रीन पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है और रेड पे कम होता है, इसमें उल्टा है। रेड पे हाईएस्ट रेट होता है और रेड एक तरफ से अलर्ट के मान लो, और मिनिमम किस पे होते हैं? ग्रीन पे होते हैं, ग्रीन लाइट पे होते हैं। वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी कैन कॉज रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय कॉजिंग। जो बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है ना, तो वो रिडक्शन कर सकती है फोटोसिंथेसिस के रेट में, बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर सकती है। कैसे कर सकती है? बाय कॉजिंग डिक्रीज इन ट्रांसपीरेशन रेट को कम करके, क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाएगा तो ट्रांसपीरेशनल वो भी नहीं होएगा, पुल भी नहीं होएगा। और ट्रांसपीरेशनल पुल नहीं होएगा तो जो मिनरल्स है और वाटर है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स में ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये सब थोड़ा अपने NCERT सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए या फिर इस टॉपिक से बाहर है, तो मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिनेचुरेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के कम होने से। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स जो टेम्परेचर के नेक्स्ट फैक्टर है उसके अंदर कहते हैं कि जो ऑप्टिमम रेंज होती है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्टिमम रेंज कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस होती है। अब ये ऑप्टिमम रेंज होता क्या है? ऑप्टिमम रेंज वो वाली रेंज होती है जिस रेंज पर जो प्लांट्स के एंजाइम्स होते हैं ना वो अपना बेस्ट देते हैं।
वो अच्छे से अपने जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं। वो ऑप्टिमम रेंज होती है, वैसे तो पहले वैसे करते ही है, लेकिन ऑप्टिमम रेंज पे वो अच्छे से यूज़ होते हैं, अच्छे से अपने परफॉर्म करते हैं अपने सारे फंक्शंस। लेकिन फ्रेंड्स इट रेंजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। In some forms like algae of hot spring 60 डिग्री टू 70 डिग्री इज नॉर्मल। कई फॉर्म्स में जैसे एल्गे है हॉट स्प्रिंग में, मतलब पूरी गर्मी में स्प्रिंग में 60 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमें पता ही है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, बहुत कम है। जो वैसे 0.1% इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये भी कहा जाता है इतने से लेके इतना ही प्रेजेंट करता है एटमॉस्फेयर में। और जो सफिशिएंट है, बस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ कहना नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसके कम और ज़्यादा होने पे इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज O2 दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक्ट्स एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ CO2, मतलब CO2 के लगभग अपोजिट सही माने जाते हैं। ओवर कंसनट्रेशन O2 स्टॉप्स फोटोसिंथेसिस। जो O2 है ना उसका जो ओवर कंसनट्रेशन हो जाता है ना, अगर ये ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना तो ये इसको फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। फोटोसिंथेसिस होएगी नहीं अगर O2 ज़्यादा हो गया तो, ये अफेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसलिए O2 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे हमें पता ही है एटमॉस्फेयर में 21% होती है O2 प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, वो हमें पता ही है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है फिर फैक्टर, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही कह सकते हैं जो क्लोरोफिल कंटेंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोसिंथेसिस के रेट को, फोटोसिंथेसिस के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। सो उन प्लांट्स में जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। और जिस प्लांट के अंदर जैसे अब वेराइगेटेड लीव्स का मतलब होता है, जैसे आपने कभी मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट के आप लीव को ध्यान से देखोगे ना तो उस पर ना जगह जगह पे धब्बे होते हैं, तो उस टाइप के लीव को हम वेराइगेटेड लीव्स कहते हैं। तो उस लीव में ना सारी सरफेस पे सारी जगह है ना क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, कुछ ही जगह पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जहाँ जहाँ पे उधर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब यही है जहाँ क्लोरोफिल वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जहाँ क्लोरोफिल नहीं वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, उसका रेट नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने मुश्किल है, मतलब हो ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। Please like my video, share my video and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon.